नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा चिंपा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर टॉट्स में संयुक्त अपकृत्यकर्ता जॉइंट टॉट फीचर्स के पार्ट 2 में आज हम कंट्रीब्यूशन बिटवीन जॉइंट टॉट फीचर्स पढ़ेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा आपको रिवीजन करवाती हूँ कि पार्ट फर्स्ट में हमने संयुक्त अपकृत्यकर्ता की डेफिनेशन देखी थी। संयुक्त दायित्व किन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है वह देखा था। एजेंसी, प्रतिनिधिक दायित्व और संयुक्त कृत्य के द्वारा। और हमने देखा कि संयुक्त और स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता में क्या अंतर था, कि उनमें एक ही कोर्स ऑफ एक्शन होता है। और 5-6 जनरल प्रिंसिपल्स देखे थे कि संयुक्त अपकृत्यकर्ता में ये चीजें होनी आवश्यक है। अब हम देखते हैं संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में जो हट जाने की राशि होती है उनमें किस तरह से उनका बंटवारा होगा। और उन एक जैसे कोई नुकसानी की राशि का निर्णय हुआ है, उसमें दो या अधिक अपकृत्यकर्ताओं का किस लेवल तक, किस सीमा तक योगदान होगा। तो इसमें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि एक तो 1935 से पहले की स्थिति क्या थी और एक 1935 के बाद की स्थिति, क्योंकि लॉ रिफॉर्म एक्ट 1935 पारित होने के बाद परिस्थितियां बदल गई थी। तो 1935 लॉ रिफॉर्म एक्ट से पहले की स्थिति थी कि जो संयुक्त अपकृत्यकर्ता है उसका दायित्व संयुक्त और पृथक दोनों ही होते हैं। इसलिए नुकसानी की पूर्ति वादी किसी से भी कर सकता है, सिर्फ एक से भी ले सकता है और वह दो या अधिक जितने भी है उन सब से ले सकता है या कुछ से भी ले सकता है। इस तरह से यदि संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में से एक प्रतिवादी से अगर नुकसानी की राशि लेता है तो वह व्यक्ति अन्य संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं से उस राशि को वसूल नहीं कर सकता। यह 1935 से पहले की स्थिति है। यानी कि अगर वादी ने सिर्फ उन संयुक्त में से एक ही प्रतिवादी के खिलाफ वाद दायर करके एक से ही नुकसानी ले ली है, तो वह एक प्रतिवादी अन्य संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं से वह नुकसानी की राशि का जो अनुपात है अन्य से नहीं ले सकता था। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि ए और बी ने मिलकर सी की क्षति की। सी ने केस दायर सिर्फ ए पे किया और 10,000 की जुर्माना की राशि हुई, हर्जाने जाने की राशि हुई नुकसानी की, और ए ने उसे पूरा पेमेंट कर दिया। अब 1935 से पहले ए बी पर वाद दायर करके बी से वह नुकसानी नहीं ले सकता था। सिर्फ पूरी नुकसानी की राशि ए को ही वहन करनी पड़ेगी। तो इसका एक फेमस केस लॉ है मैरीवेदर वर्सेस निक्सन का, ये हम देखते हैं। तो मैरीवेदर और निक्सन ये संयुक्त रूप से जो ए की मशीनरी थी उसको उन्होंने क्षति पहुंचाई। ए ने वाद दायर किया तो 840 पाउंड की जो नुकसानी थी सारी की सारी मैरी वेदर से प्राप्त की गई थी। तो मैरी वेदर ने आपस में जो नुकसानी की धनराशि थी बांटने के लिए निक्सन के विरुद्ध वाद दायर किया था। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि निक्सन से नुकसानी का अंश वह वसूल नहीं कर सकता। तो मैरी वेदर वाले जो केस था उसमें जो निर्णय दिया गया था उससे नियम के कुछ अपवाद भी थे। जैसे उपेक्षा वाले मामलों में यह निर्णय लागू नहीं होगा, और नुकसानी के उन मामलों में जहां पर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ऐसा काम करने के लिए नियुक्त किया हो जो स्वतः ही अवैध नहीं था किंतु किसी अधिकार को स्थापित करने के लिए था। यानी जो अवैध कार्य नहीं था
उसके लिए अगर नियुक्त किया गया है तो यह नियम लागू नहीं होगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे कई मामले थे जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जो विधि द्वारा मान्य नहीं है, किंतु उससे कानून भंग नहीं होता था। नेक्स्ट देख रहे हैं, नौ संघर्ष के मामलों में नावधीकरण के वाद जो थे उनमें यह नियम नहीं लागू था। और कंपनी के जो डायरेक्टर्स, निदेशक और उनके सब प्रवर्तकों के बीच जो विभाजन होता था उसमें मैरी वेदर का नियम लागू नहीं होता था। अब हम देखते हैं लॉ रिफॉर्म एक्ट 1935 पारित होने के बाद क्या स्थिति हुई। तो मैरी वेदर वर्सेस निक्सन का जो नियम था वह लॉ रिफॉर्म एक्ट 1935 के बाद पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। इस एक्ट की जो सेक्शन 61C थी, 61C, उसमें यह दिया गया था कि यदि संयुक्त अपकृत्यकर्ता में से किसी एक से अगर नुकसानी की पूरी धनराशि वसूल की जाती है तो वह अपने सह अपकृत्यकर्ताओं को से नुकसानी की धनराशि का कंट्रीब्यूशन प्राप्त कर सकता है, यानी कि विभाजन का नियम यहाँ लागू होगा, वह विभाजन करवा सकता है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं कि कोई भी दोषकर्ता उस निर्दोष व्यक्ति से अंशदान नहीं प्राप्त कर सकता जिसे उसने अपकृत्य करने के लिए प्रेरित किया था। या इसका एक और अपवाद है कि यदि नौकर ने अपने नियोजन के अनुक्रम में अपकृत्य किया है और इसलिए हुए वाद में क्षतिग्रस्त व्यक्ति को उसे नुकसानी देनी पड़ती है तो वह अपने मालिक से क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त कर सकता। अब इसकी भारतीय स्थिति क्या है ये हम देख लेते हैं। खुशाल राव वर्सेस बापूराव का एक केस हम देखते हैं। इस केस में क्या हुआ कि जंगल में लकड़ी काटने का समझौता 5 व्यक्ति करते हैं और जो जंगल का मालिक था उससे लकड़ी काटने के लिए लाइसेंस भी ले लेते हैं। लेकिन मालिक ने कुछ समय तो लाइसेंस उसको जारी रखा, लेकिन बाद में उस लाइसेंस को वापस ले लिया। लाइसेंस के वापस लेने के बाद में भी वह व्यक्ति लकड़ी काटते रहे तो जंगल के मालिक ने उनके विरुद्ध अनाधिकार प्रवेश का मुकदमा दायर किया और नुकसानी की डिग्री न्यायालय ने पारित कर दी। तो नुकसानी एक ही अपकृत्यकर्ता से वसूल की गई। अब उस एक ने अन्य 4 के विरुद्ध, जो अन्य 4 सह अपकृत्यकर्ता थे, नुकसानी की धनराशि के विभाजन के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए वाद दायर किया। तो सिंपल सी बात है, वो जो सह अपकृत्यकर्ता थे उन्होंने मैरी वेदर वर्सेस निक्सन का जो नियम था कि सह अपकृत्यकर्ता नुकसानी में अंशदान देने के दायी नहीं होंगे, उस नियम का तर्क दिया। तो न्यायालय ने कहा कि यह नियम मैरी वेदर वर्सेस निक्सन का नियम भारत में लागू नहीं है और वादी को उन सह अपकृत्यकर्ताओं से नुकसानी का जो धनराशि थी उसका कंट्रीब्यूशन प्राप्त करने का अधिकार है। एक केस और हम देखते हैं, मैसर्स देगधा वर्सेस मैसर्स मेडिकल स्टोर। इस वाद में वादी ने प्रतिवादी से स्वीटिन नाम की सैकरिन खरीदा जिसका गुण खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम के अपेंडिक्स बी के अनुरूप नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ग्राहकों को उसको बेच दिया। तो इस अपराध के लिए वादी के विरुद्ध जो आपराधिक कार्रवाई हुई तो उसमें नुकसानी के वाद के लिए आपराधिक कार्रवाई हुई और उसमें उसको सजा भी हुई। तो वादी ने बाद में प्रतिवादी के विरुद्ध
उस अपराध के मुकदमे में जो पैरवी में खर्च हुए और मानसिक पीड़ा हुई, उन सब की क्षतिपूर्ति के लिए उस पे वाद दायर किया। तो न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति यह जानते हुए अगर ये कोई काम करता है, जो काम वह कर रहा है वह अकृत्यपूर्ण है, सही नहीं है, तो वह अंशदान यानी कि विभाजन नहीं प्राप्त कर सकता। तो भारतीय विधि में वर्तमान में यह है कि जो एक संयुक्त अपकृत्य करता है वह दूसरे संयुक्त अपकृत्य कर्ता से अंशदान प्राप्त करने का अधिकार तभी रखता है जब वह स्वयं निर्दोष होगा। तो इस तरह से हमने संयुक्त अपकृत्यकर्ता का पार्ट 2 भी कंप्लीट किया है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक बार मैं और आपको बता दूं कि संयुक्त अपकृत्यकर्ता यानी कि दो या अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर संयुक्त रूप से कोई अपकृत्य करते हैं तो उसे हम संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहते हैं। थैंक यू सो मच।